हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 में हमारे अतीत। आज 24 तारीख है जुलाई महीने की और दिन शनिवार। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ 2, आरंभिक मानव की खोज में। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत में प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज आप किस प्रकार के घरों में रहते हैं और क्या क्या भोजन करते हैं। हम आज आरंभिक मानव के बारे में चर्चा करेंगे। आरंभिक मानव भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, जिन्हें आज हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा जंगली कंदमूल, फलों, पौधों व पत्तियों को खाया करते थे। इन्हें ये कार्य भी बड़ी सावधानी से करने पड़ते थे, क्योंकि कुछ जानवर मानव से ज़्यादा ताकतवर व बहुत से जंगली कंदमूल फल विषैले भी होते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, क्योंकि एक ही स्थान में लंबे समय तक पर्याप्त भोजन व पानी मिलना संभव नहीं था। साथ ही जानवर भी स्वयं के भोजन के लिए अपना स्थान बदलते रहते थे। इसीलिए आखेटक खाद्य संग्राहक भी इन जानवरों का शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाकर अपना स्थान बदलते रहते थे। एक अन्य कारण यह भी था कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए ये लोग इस प्रकार के भोजन की तलाश में मौसम के अनुसार अन्य जगहों में जाकर रहते थे। आरंभिक मानव के औजार। आरंभिक मानव फल काटने, जानवरों का शिकार करने, मांस व हड्डियां निकालने जैसी बहुत से कार्यों के लिए पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों के नुकीला औजार बनाया करते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। जहां से पत्थरों के औजार बनते थे उन जगहों को उद्योग स्थल कहते हैं। अब बात करते हैं आरंभिक मानव का आवास। आरंभिक मानव बारिश, धूप, हवाओं और जानवरों से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। आरंभिक मानव की विभिन्न जानकारियां हमें पुरास्थलों से मिलती हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पुराने समय के औजार, बर्तनों और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ठीक है ना बच्चों? तो अब इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर याद करिए और अंत में एक गतिविधि है, स्वयं खोजबीन। आप अपने घर में औजारों का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते हैं, एक सूची बनाते हुए 4 औजारों के चित्र बनाओ। तो ठीक है बच्चों, ओके। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में आज हमारे अतीत में पाठ 2, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। दक्षिण में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और उसे हराया। 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े संस्कृत काव्य की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। इसे कल्हड़ द्वारा लिखा गया है और इसका नाम राजतरंगिणी है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक बहुत सालों से कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ा करते थे। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष शामिल थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। इस समय राजा भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे और जब कभी बाहरी आक्रमण होता था तो वह इन मंदिरों को ही निशाना बनाते थे, क्योंकि ये मंदिर बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थे।
इन मंदिरों की धन संपत्ति को देखकर विदेशी आक्रमणकारी बार बार भारत पर आक्रमण किया करते थे। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर 997 से 1030 तक 17 बार आक्रमण किया। उसने 1026 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूट में प्राप्त संपत्ति को अपने देश ले गया। युद्ध करने वाले राजाओं में चानमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन किया करते थे। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसके समय में विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, और तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही साल 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। तो ये आपके लिए प्रश्न है, इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखिए। ओके, आज के लिए इतना ही। अब आते हैं कक्षा 8 में। कक्षा 8 में भी सामाजिक विज्ञान विषय में आज हमारा टॉपिक है हमारे अतीत। आइए चलते हैं आगे। पाठ 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं और फिर अंत में प्रश्न। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। सन 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह को कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। सन 1600 में कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। अपने व्यापार में तरक्की लाने के लिए वे अपनी आबादी को बढ़ाने की कोशिश करने लगी, गांव खरीदने लगी और किलों का निर्माण करने लगी। इस प्रकार टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति युद्ध के रूप में बदल गई। अब बात करते हैं हैदर अली के शासनकाल की, जो 1761 से 1782 21 साल चला, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान की शासनकाल, जिनका 1782 से 1799 तक रहा। तो इनके जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। 1782 में मैसूर के राजा बने। एक बार वह अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए थे, जहां उन्होंने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्र विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1828 तक गवर्नर जनरल रहे, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू हुई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में है, के एक छोटे से राज्य को कब्जे में ले लिया और कित्तूर रानी चेन्नम्मा हथियार उठाने को मजबूर हो गई। कंपनी और रानी चेन्नम्मा के मध्य युद्ध चलता रहा। 1824 ईस्वी में रानी को गिरफ्तार किया गया और
1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति अपनाई, जिसे विलय नीति कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1772 से 1785 तक रहे, उन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। ब्रिटिश इलाके बंगाल, मद्रास और मुंबई 3 इकाइयों पर बैठ गए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस प्रकार कंपनी की फौज बढ़ती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशक शक्ति बन गई थी। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, आप इसे ध्यान से सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और दोबारा इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।